नमस्कार साथियों, आप सबका अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चल रहा है मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और अब हुमायूं के उत्तराधिकारी और उसके बेटे अकबर के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको अकबर के जीवन काल के बारे में बताना चाहूँगा, फिर उसके बारे में उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए कार्य और उसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के अंत में मैं आपको बहुत ही इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप सभी बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर देवें। तो आओ हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, अकबर महान। अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है, विश्व के इतिहास में इसको महान शासकों में गिना जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ अकबर का जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, तारीख याद रखना, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। आया समझ, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसका अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था और उस समय अमरकोट के शासक थे राजा विसरार। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अकबर के जन्म के समय अमरकोट के शासक का क्या नाम था, तो राजा विसरार। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बेगम था। आगे समझे आपके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हुमायूं के पुत्र का जन्म हुआ उसके बाद में हुमायूं फारस के शाह के पास पहुंच गया था ईरान में। उस समय अपने पुत्र की देख रेख उसने अपने भाई अस्करी के पास में छोड़ दी थी, यानी उसको अस्करी के पास में रख दिया। अस्करी ने उसका लालन पालन किया था। उसके बाद में जब वो 9 वर्ष के थे अकबर, तो उसका विवाह उसी के चाचा हिंदाल की पुत्री, ध्यान रखना, हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम से अकबर का विवाह हो चुका था। फिर उसके विवाह के पश्चात अकबर गजनी और कंधार का सूबेदार भी रहा था। 14 फरवरी, ध्यान रखना, अकबर का जो शासनकाल है, साम्राज्य जिसे हम राज्याभिषेक कहते हैं, उसके हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 14 फरवरी 1556 को, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक बेराम खां, संरक्षक बेराम खां की देख रेख में सुनना। तो प्रश्न बन सकता है अकबर के संरक्षक कौन थे? बेराम खां। पंजाब के कलानौर में, किस स्थान पर? पंजाब के कलानौर में। किसके द्वारा? मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा। आएगा प्रश्न परीक्षा में, अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा। कब किया गया था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बेराम खां के संरक्षण में पंजाब के कलानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अब 1556 से लेके 1560 तक, ध्यान रखना, 1556 से लेके 1560 तक वो संरक्षक रहे थे। कौन? बेराम खां। आए समझे। और इसके वकील भी रहे थे। किसके? अकबर के। और खाने खाना की उपाधि भी बेराम खां को दी जा चुकी थी। वो बेराम का फारस का शिया संप्रदाय से संबंधित था। अब देखो महत्वपूर्ण, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने आपको पढ़ चुके हैं, हम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और आदिल शाह के वजीर, हिंदू शासक, एकमात्र मध्यकाल के अंदर हिंदू शासक थे हेमू। ध्यान रखना, हेमू मध्यकाल के एकमात्र हिंदू शासक थे। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तारीख आ सकती है, 5 नवंबर 1556 को अकबर के संरक्षक बेराम खां और आदिल शाह के वजीर हिंदू शासक हेमू के मध्य ये युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब आपको बताना चाहता हूँ हेमू के बारे में। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 22 में वो विजय रहे थे और 14वां ऐसा शासक था जिसने अपने उपाधि में विक्रमादित्य उपाधि लगाई थी। ध्यान रखना, 14वीं शासक थे जिन्होंने अपने नाम में शासक के साथ
हेमू विक्रमादित्य जोड़ा था, ये इनकी उपाधि थी। अब उसके बाद में जब 5 नवंबर 1556 को अकबर की विजय हो गई थी, तो अकबर के शिक्षक थे मीर अब्दुल लतीफ़, बहुत महत्वपूर्ण, अकबर के शिक्षक का नाम मीर अब्दुल लतीफ़ था। फिर उसके बाद में बैराम शाह के संरक्षण में शासन साम्राज्य चल रहा था, तभी 1560 में, ध्यान रखना, महम अनगा एक धाइमा थी अकबर की, तो उसके बहकावे में आकर के अकबर और बैराम खां के मध्य 1560 में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में बैराम खां हार गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हम मक्का की यात्रा पे जाते हैं, तो अकबर ने उनको मक्का भेजने के लिए योजना बनाई। तो जैसे ही वो जब गुजरात के पाटन से, ध्यान रखना, कौन, बैराम खां गुजरात के पाटन में जैसे ही जा रहे थे, तो वहाँ पाटन में अफगान एक था सैनिक, मुबारक खां अफगानी था, जिसने 31 जनवरी 1561 को गुजरात के पाटन में बैराम खां की हत्या कर दी थी। बैराम खां की हत्या किसने की? मुबारक खां अफगान था, उसने की थी। कब की थी? 31 जनवरी 1561 को। अब इसके पीछे पूछा जाता है कि इस मुबारक खान ने क्यों हत्या की? क्यों कि जब मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ था, ऐसा समझे, मच्छीवाड़े के युद्ध में अफगान थे, तो इसी के पिताजी थे मुबारक के, उसकी हत्या बैराम खान ने की थी। ध्यान रखना कि बैराम खान ने मच्छीवाड़ा के जो 1555 युद्ध था, उसमें मुबारक खान के पिता की हत्या कर दी थी। तो मुबारक खान ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 31 जनवरी 1561 को गुजरात के पाटन में किसकी? बैराम खां की हत्या कर दी थी। आगे समझे, उसकी हत्या के बाद में जो उसकी विधवा पत्नी थी, किसकी? बैराम खां की, सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया, और उसके पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। ध्यान रखना, खान खाना यानी बैराम खां, उसके पुत्र का नाम था रहीम और पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। वो अकबर का एक दरबारी बन गया था। अब उसके बाद में देखो, अकबर की धाइमा महम अनगा ने मुनीम खां को वकील मुतलक, ध्यान रखना, मुनीम खां को वकील मुतलक यानी मंत्री, प्रधानमंत्री, अकबर का पहला प्रधानमंत्री मुनीम खां, बैराम खां के बाद में मुनीम खां वकील मुतलक बनाया गया। और 1560 से लेकर के 1565 तक जो पेटीकोट सरकार, हरमदर्द आया, समझे? पेटीकोट सरकार कब थी? 1560 से 62 तक। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय शासन की सर्वेसर्वा बागडोर थी, किसके साथ? धाइमा महम अनगा के पुत्र आदम खां और उसकी बेटी जीजी अनगा के प्रभाव के कारण पूरा साम्राज्य संचालित इनके प्रभाव से होता था, इसीलिए इसको पेटीकोट सरकार या हरमदल का प्रभाव भी कहा जाता है। अब अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए गए, तारीख ध्यान रखना। प्रश्न बनता है, अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त की थी? 1562 में। 1562 में दास प्रथा समाप्त की थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। 1574 में घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। 1575 में मनसबदारी प्रथा जो शुरू की थी, अकबर ने शुरू की थी। और 1575 में इबादत खाने का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। 1589 मजहर की घोषणा अकबर ने की थी। 1580 में देसाला जो 10 वर्ष का होता है भूमि से संबंधित, उसके अकबर के दरबारी टोडरमल जो बहुत ही भू प्रबंधन में माहिर थे, दक्ष थे, तो उसके द्वारा 1580 में देसाला पद्धति शुरू की गई। और 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही एक धर्म पंथ की स्थापना की गई थी। इस तरह अकबर ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब मैं बताना चाहता हूँ अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया। अकबर की सबसे पहली विजय थी मालवा की 1561 में। 1561 में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हरा दिया था। तो उसकी पत्नी रूपमती, ध्यान रखना, रूपमती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जहर पी लिया था। तो बाज बहादुर और रूपमती दोनों की समाधि उज्जैन में स्थित है। आया समझे। उसके बाद में अकबर ने चुनार का किला जीता था। और उसके बाद में 1561 में ही गोंडवाना का जो दुर्ग था उसको जीत लिया था। गोंडवाना दुर्ग के अंदर रानी दुर्गावती थी जो वीर नारायण की सरंग शक्ति के, वीर नारायण छोटे थे, उनकी माता राजमाता दुर्गावती शासिका थे। तो गोंडवाना के ऊपर भी 1561 में अकबर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और उसके बाद में
कालिंजर के शासक रामचंद्र ने तो अपना यानी क्या क्या अधीनता स्वीकार कर ली उसने स्वयं ने। और 1570 में मारवाड़ के राजा चंद्रसेन और बीकानेर के राजा कल्याण मल ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जब नागौर दरबार लगा तो उस समय चंद्रसेन के स्थान को उनके मुख्य दरबारियों के साथ नहीं बिठा करके अलग बिठाया गया। तो चंद्रसेन वहाँ से नाराज होकर के सारण की पहाड़ियों में चले गए थे। तो इसको राजस्थान का मारवाड़ का प्रताप भी कह सकते हैं। ऐसा मारवाड़ का भूला बिसरा राजा चंद्रसेन, उसके इतिहास के बारे में जब हम राजस्थान के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में विस्तृत चर्चा बताएंगे। और उसके बाद में 1571 में गुजरात जीता था मुजफ्फर शाह से। अकबर ने 1571 में मुजफ्फर शाह से गुजरात पर विजय ले ली और गुजरात को अपने अधीन में ले लिया था। और दाऊद खां से 1574 में दाऊद खां से बंगाल जीत लिया था और 1581 में काबुल पर अधिकार कर लिया, 1586 में कश्मीर विजय और 1591 में सिंध विजय। और उसके साथ ही खानदेश पर दक्षिण भारत के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर 1591 में विजय प्राप्त की थी। और 1597 में अहमदनगर दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य था, उस पर भी 1597 में अकबर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब महत्वपूर्ण है अकबर की प्रथम विजय और अकबर की अंतिम विजय। प्रथम विजय तो 1561 में मालवा है, अंतिम विजय है 1601 के अंदर असीरगढ़। ध्यान रखना आप, अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की है। और कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले का दरवाजा उसने सोने की चाबियों से खोला, इतना खुश हुआ था। तो असीरगढ़ 1601 में अकबर ने जीता था। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको आज अकबर के इसके इतने बारे में बताया। अगले वाले जब टॉपिक के अंदर आएंगे हम तो अकबर और राजपूत नीति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर की राजपूत नीति क्या थी, यानी राजपूत शासकों के प्रति अकबर का क्या रवैया था। और अकबर और मेवाड़ विशेष यानी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, इसके कारण और परिणाम, इसके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और अकबर के द्वारा कराए गए धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और जो स्थापत्य कला से संबंधित और शासन प्रबंध के संबंधित अगले टॉपिक में हम आपको विस्तृत चर्चा कराएंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि पेटीकोट सरकार क्या है, बेराम खां कौन था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ, किसकी विजय हुई, और अकबर की प्रथम विजय कौन है, अकबर ने सबसे अंत में किसको जीता। इस तरीके से ये अकबर से संबंधित मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई। तो आप आराम से पढ़ते रहिए और इस हिस्ट्री को आसानी से सीखते रहिए। हिस्ट्री कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कहानी की तरह आराम से पढ़ते रहो और एंजॉय के साथ पढ़ो तो हिस्ट्री बहुत ही ईजी है। नमस्कार साथियों।